नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी के 7 फेरों के समय जिस शादीशुदा जोड़ों ने एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने और साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वही जोड़ा हवा के एक झोंके के समान गलत फहमी का शिकार होकर अपनी ही खुशियों का गला घोटने को मजबूर हो गया और अपनी बसी बसाई जिंदगी तबाह कर ली। और आज पछतावे के अलावा कुछ भी हाथ न आया। आज सुभाष ऑफिस से लौटकर अपनी टाई ढीली करते हुए जैसे ही सोफे में बैठा, उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर वह नाम था जिसे वह अपनी यादों से भी खुरच कर मिटा देना चाहता था। वह नाम था मिनी। एक ऐसा चेहरा जिसे न देखने की कसम खाकर वह इस शहर में आया था। एक पल को उसकी सांसें अटक गई। सुभाष ने गुस्से में लाल बटन दबा दिया। एक लंबी सांस लेकर उसने खुद को शांत करने की कोशिश की ही थी कि फोन फिर से बज उठा। वही नाम। इस बार उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने फोन उठाया और गुस्से से बोला, क्या है, क्यों फोन कर रही हो? दूसरी तरफ से मिनी की आवाज आई, सुभाष, मुझे तुमसे मिलना है। सुभाष के मुंह से एक कड़वी हंसी निकल गई। मिलना है? तुम्हें याद भी है हम कौन हैं? हमारा तलाक हो चुका है मिनी। हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है। हम अजनबी हैं। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बच गया है। मुझे सब याद है, लेकिन तुम एक बार दिल्ली आ जाओ मेरे घर। मिनी बोली, क्यों आऊं मैं? सुभाष गुस्से से बोला, तुम्हारे दिए हुए जख्म भरने में मुझे महीनों लग गए। अब तुम फिर से? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ सुभाष। मिनी ने उसकी बात काटते हुए कहा। दिखाना चाहती हो? सुभाष चौंका, फिर सख्त आवाज में कहा, देखो मिनी, जो कुछ भी कहना है फोन पर ही कह दो। मैं कहीं नहीं आने वाला। नहीं सुभाष, ये कुछ ऐसी बात है जो मैं फोन पर नहीं कह सकती। तुम्हें अपनी आंखों से देखना ही होगा। सुभाष का दिल जोर से धड़का। आखिर ऐसा क्या है? वो सोच में पड़ गया, लेकिन मिनी ने जवाब देने की बजाय फोन काट दिया। रात भर सुभाष करवटें बदलता रहा। कभी मन कहता कि फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, तो कभी दिल कहता कि कम से कम एक बार जाकर देख लेना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। सुबह उठते ही सुभाष ने फैसला कर लिया, जो भी है एक बार जाकर देख ही लेता हूँ जो वह दिखाना चाहती है। उसने ऑफिस से छुट्टी ली और दिल्ली के लिए फ्लाइट बुक कर ली। हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखते हुए उसका दिमाग बार बार उसे उन 4 सालों में पीछे खींच रहा था जब वो और मिनी एक हुआ करते थे। याद आए वो दिन जब मिनी की हंसी से उसका घर गुलजार हुआ करता था। उसके हाथों से बने खाने की खुशबू पूरे घर में महकती थी। जब सुभाष देर रात काम से लौटता तो मिनी बालकनी में उसका इंतजार करती मिलती थी। वो छोटी छोटी बातें, वो एक दूसरे की परवाह, वो सब कुछ इतना अच्छा था, इतना सच्चा। तो फिर गलती कहाँ हुई? वो खुद से ही सवाल कर बैठा। असल में सब कुछ बदला मिनी की माँ की बीमारी के बाद। मिनी का कोई भी भाई नहीं था। पिता की मृत्यु भी कुछ वर्ष पहले ही हो चुकी थी। माँ अकेली थी और मिनी उनकी इकलौती सहारा थी। वह अपनी माँ की देखभाल के लिए कुछ दिनों के लिए माँ के पास रहने चली गई। शुरू में तो सुभाष ने कोई ऐतराज नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात से चिढ़ होने लगी। उसे मिनी की कमी खलती थी। उसका गुस्सा, उसकी झुंझलाहट फोन पर निकलने लगी। कब तक रहोगी वहाँ? यहाँ भी तुम्हारा घर है, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, वो कहता। माँ की हालत ठीक नहीं है सुभाष, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मिनी की आवाज में एक बेबसी होती थी, लेकिन सुभाष उसकी स्थिति को समझने की कोशिश भी नहीं करता था। सुभाष की जिद्दी के कारण वो वापस लौट आई, लेकिन माँ की हालत अब भी वैसी ही थी। मिनी ने अपनी माँ को अपने साथ रखने की बात कही तो भी सुभाष ने टाल मटोल कर दी। उसी दौरान उसने गोपाल से मदद लेने की सोची। गोपाल मिनी का मुंह बोला भाई था जो उसी के मोहल्ले में रहता था। माँ की दवाइयों से लेकर डॉक्टर तक गोपाल हर काम में उसकी मदद कर रहा था। मिनी अक्सर उसे फोन करती और यहीं से सुभाष के दिल में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा। सुभाष का पुरुषवादी अहंकार उसे यह मानने नहीं दे रहा था कि उसकी पत्नी को किसी और मर्द की मदद की जरूरत पड़ सकती है। उसे लगने लगा कि मिनी उससे कुछ छुपा रही है। अगले दिन फिर गोपाल से बात हुई तो पता चला कि माँ की हालत दोबारा से बिगड़ने लगी है। मिनी वापस अपने माँ के पास आ गई। सुभाष का शक अब उस दीमक में बदल चुका था जो धीरे धीरे उनके प्यार की मजबूत इमारत को खोखला कर रहा था। अब उसके फोन कॉल्स में एक जासूस जैसी पूछताछ होती थी। एक रात करीब 11 बजे सुभाष ने मिनी को फोन किया। फोन व्यस्त था। उसने 2 मिनट बाद फिर मिलाया, तब भी व्यस्त। उसके सीने में जलन होने लगी। 15 मिनट की लगातार कोशिश के बाद जब फोन लगा तो सुभाष का गुस्सा फट पड़ा। किससे इतनी लंबी बातें कर रही थी आधी रात को?
उसकी आवाज में तेजाब घुला था। मिनी दिन भर की भाग दौड़ और माँ की सेवा से बुरी तरह थक चुकी थी। सुभाष, वो गोपाल भैया को फोन किया था। माँ की सुबह की दवाइयाँ खत्म हो गई थी, वही लिखवा रही थी। फिर मिनी ने गोपाल की तारीफ करते हुए कहा, वो न होते तो पता नहीं मैं माँ को कैसे संभालती। इतना सुनकर सुभाष के अंदर जैसे आग लग गई। दवाइयाँ लिखवा रही थी? सुभाष जहरीली हंसी हंसा। रात के 11 बजे दवाइयाँ याद आ रही है या दवाइयों के बहाने कुछ और ही चल रहा है? मुझे सब समझ में आता है मिनी। मिनी की आंखों में आंसू आ गए। आप ये क्या कह रहे हैं सुभाष? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, यकीन है मुझे, सुभाष चीखा। मैं यहाँ तुम्हारी राह देख रहा हूँ और तुम वहाँ किसी और के साथ। बात अधूरी छोड़कर उसने फोन काट दिया। उस रात मिनी सो नहीं पाई। जिस पति के प्यार पर उसे गुमान था, आज उसी ने उसके चरित्र पर ऐसा दाग लगा दिया था जिसे धोना नामुमकिन था। अगले दिन सुभाष बिना बताए मिनी के मायके पहुंच गया। वह उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। जब वह वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर कदम रखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने एक सोफे पर मिनी बैठी थी और उसके पास के सोफे पर गोपाल। मिनी के हाथ में चाय का कप था और गोपाल से कुछ बातें कर रही थी। सुभाष को देखकर दोनों चौंक गए। गोपाल सम्मान से खड़ा हो गया। नमस्ते जीजा जी। लेकिन सुभाष की नजरों में आग थी। उसने गोपाल को नजरअंदाज किया और मिनी की तरफ घूमा। तो ये है तुम्हारी माँ की बीमारी का नाटक? उसकी आवाज नफरत से कांप रही थी। और ये है तुम्हारी सेवा? मेरे पीठ पीछे ये सब गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं। मिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। सुभाष, अपनी जबान को लगाम दो। ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास? सुभाष ने पास पड़ी मेज पर हाथ मारा। मैं अंधा नहीं हूं मिनी। जिस आदमी के लिए तुमने मुझे और मेरे घर को भुला दिया, आज उसी के साथ यहाँ रंगरेलियां मना रही हो। ये शब्द मिनी के आत्मसम्मान को तार तार करने के लिए काफी थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसकी आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि नफरत थी। छी सुभाष, तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस इंसान ने एक भाई की तरह इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया, तुम उसका नाम मेरे साथ जोड़ रहे हो। लानत है ऐसी सोच पर। मिनी की आवाज कांप रही थी। बस, बहुत हो गया ये भाई बहन का नाटक। सुभाष ने फैसला सुना दिया। ये रिश्ता आज, अभी और इसी पल खत्म होता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिनी पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। कमरे में एक बर्फीला सन्नाटा छा गया। गोपाल, जो इस तूफान के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा था, धीरे से बोला, जीजा जी, आप गलत समझ रहे हैं। मिनी दीदी मेरी बहन जैसी है। चुप रहो तुम। सुभाष उसकी तरफ ऐसे घुमा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। तुम्हारी वजह से ही मेरा घर टूट रहा है और तुम मुझे समझा रहे हो। तभी अंदर के कमरे से मिनी की माँ की कमजोर आवाज आई, मिनी बेटा, क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? मिनी की आंखों से बहते आंसू अचानक सूख गए। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं बल्कि एक चट्टानी दृढ़ता थी। उसने सुभाष की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। गोपाल भैया, जिन्हें सच देखना ही नहीं है, उन्हें कोई कुछ नहीं दिखा सकता। सुभाष को उम्मीद थी कि मिनी रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसे मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही नफरत ने सुभाष के अहंकार को और भड़का दिया। वह बिना कुछ कहे दरवाजा को पटक कर वहां से निकल गया। उस रात घर लौटकर सुभाष ने अपनी माँ शोभना जी को सब कुछ बता दिया, लेकिन अपनी कहानी में उसने मिनी को एक धोखेबाज और खुद को एक बेचारा पति बनाकर पेश किया। परंतु शोभना जी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बेटा, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। मिनी ऐसी लड़की नहीं है। तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच। सोचने को कुछ बाकी नहीं है माँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब या तो इस घर में मैं रहूंगा या आपकी लाडली बहू। अगले दिन शोभना जी ने मिनी को फोन किया, बेटी, अपना घर मत टूटने दे। सुभाष पागल हो गया है। तू तो समझदार है। एक बार वापस आ जा, सब ठीक हो जाएगा। फोन के दूसरी तरफ से मिनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, माँ जी, जिस रिश्ते में इज्जत ही न बची हो उसे जोड़कर क्या मिलेगा? उन्होंने मेरे वजूद पर सवाल उठाया है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। दोनों परिवारों ने रिश्ता बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन सुभाष अपने अहंकार में और मिनी अपने आत्मसम्मान की लड़ाई में अड़ी रही। अदालत में वे दोनों आखिरी बार मिले और हमेशा के लिए उनके रास्ते अलग हो गए। जिस रिश्ते को उन्होंने हजारों कस्में खाकर जोड़ा था, वो एक पल में कानूनी तौर पर खत्म हो गया। उसके बाद सुभाष हमेशा के लिए बेंगलुरु चला गया, अतीत में खोए। सुभाष के कानों में आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर अबाउट टू लैंड इन दिल्ली।
दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही सुभाष ने अपनी पहले से ही बुक की हुई काली चमचमाती मर्सिडीज की तरफ कदम बढ़ाए। ड्राइवर ने दरवाजा खोला और सुभाष पिछली सीट पर ऐसे बैठा जैसे कोई बादशाह अपनी सल्तनत में लौट रहा हो। उसने अपनी महंगी घड़ी पर नजर डाली, शीशे में अपना अक्स देखा और मन ही मन मुस्कुराया। आज मिनी देखेगी कि उसने क्या खोया है। उसके बिना सुभाष कितना बड़ा आदमी बन गया है। उसने चेहरे पर एक झूठी मगर आत्मविश्वास से भरी मुस्कान सजा ली। उसने मोबाइल में मिनी द्वारा भेजा गया एड्रेस देखा। एड्रेस नया था। तो मैडम ने घर भी बदल लिया। सुभाष के मन में एक कड़वाहट उभरी। किराए पर एक कमरा ले लिया होगा, वरना उसकी कहाँ औकात। वह मन ही मन बड़बड़ाया। टैक्सी एक शानदार 3 मंजिला घर के सामने रुकी। घर के बाहर मिनीज किचन का एक खूबसूरत बोर्ड लगा था। सुभाष एक पल के लिए हैरान रह गया। ये क्या है? मिनी ने कोई काम शुरू कर दिया? उसने गहरी सांस ली और लोहे के बड़े से गेट पर लगी घंटी बजाई। फिर मर्सिडीज से सटकर खड़ा हो गया। उसका दिल तो जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर उसने घमंड का नकाब चढ़ाकर रखा था। दरवाजा एक लड़की ने खोला, जिसने साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। बोला, जी कहिए। मिनी से मिलना है मुझे, सुभाष ने भारी आवाज में कहा। लड़की उसे अंदर ले आई और ड्राइंग रूम में बैठाकर चली गई। सुभाष ने चारों तरफ नजर घुमाई। ड्राइंग रूम के आगे एक बड़ा सा हॉल था, जिसे एक प्रोफेशनल किचन में बदल दिया गया था। वहाँ 8-10 औरतें तेजी से काम कर रही थी। कोई सब्जियां काट रहा था, कोई रोटियां बेल रहा था, तो कोई टिफिन पैक कर रहा था। हवा में मसालों की महक और काम की भाग दौड़ का शोर था। ये नज़ारा किसी बिजनेस हब जैसा था, जहाँ बड़े पैमाने पर खाना बनता है। यह सब देखकर सुभाष हैरान था। तभी किसी की आवाज़ आई, माधुरी, ये 100 टिफिन गुप्ता एंड सन्स के ऑफिस में पहुंचाने हैं, जल्दी करो। सुभाष ने आवाज की दिशा में देखा। सामने मिनी खड़ी थी। वही मिनी, लेकिन आज वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने एक खूबसूरत नीले रंग की सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके ऊपर उसने एक सफेद एप्रन बांधा हुआ था। बालों को एक जूड़े में करीने से समेटा हुआ था और चेहरे पर थकान की जगह एक अनोखा तेज था। वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने सुभाष को देखा। उसके होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, जिसमें कोई गहरा राज छुपा था। उसका आत्मविश्वास सुभाष को असहज कर गया। आ गए तुम? उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, लेकिन सुभाष को उस शांति में एक तूफान का अंदेशा हुआ। अच्छा किया। सुभाष कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा। मिनी ने अपना एप्रन उतारा और हाथ पोंछे। फिर वहीं सोफे के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा संयम था। बैठो, मिनी ने इशारा किया। लंबा सफर रहा होगा। सुभाष को लगा जैसे वो इस बातचीत पर काबू पाना चाहता है। उसने अपने सूट को ठीक किया और सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ, वैसे मेरे लिए बेंगलुरु से दिल्ली आना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बिजनेस क्लास में सफ़र करता हूँ। मिनी ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं आया। अच्छा है, उसने सिर्फ इतना कहा। यह रिएक्शन सुभाष की उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। वह चाहता था कि मिनी प्रभावित हो, उससे जलन महसूस करे या कम से कम कोई तो भाव दिखाए, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यह सब क्या है? सुभाष ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। कब से? मतलब ये बिजनेस? मिनी ने हल्की सी मुस्कान दी। तुमसे अलग होने के बाद से। पहले सिर्फ 8-10 लोगों के लिए टिफिन बनाती थी, अब रोजाना करीब 350 टिफिन निकलते हैं। दिल्ली की 3 कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास। सुभाष को अब जलन होने लगी। उसकी तलाकशुदा पत्नी आज उससे कहीं ज्यादा सफल और खुश दिख रही थी। तो इसीलिए बुलाया है? अपनी कामयाबी दिखाने के लिए? सुभाष की आवाज में अब झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। मिनी ने सिर हिलाया। नहीं सुभाष, जो दिखाना था वो अभी बाकी है। उसकी आवाज में एक गंभीरता आ गई। वो ऊपर के कमरे में है। यह सुनकर सुभाष के दिल की धड़कन तेज हो गई। ऊपर? क्या है ऊपर? मिनी खड़ी हो गई। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। सुभाष का गुरूर अब डर में बदलने लगा था। मैं यहीं ठीक हूँ, सुभाष ने झिझकते हुए कहा। जो बात करनी है यहीं कर लेते हैं, मैं ऊपर नहीं जाने वाला। मिनी ने उसकी आंखों में आंखें डाली। सुभाष, जब इतनी दूर आ गए हो तो चंद कदम और सही। जो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी उसे देखने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारी धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ बेमानी लगने लगे। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया। चलो मेरे साथ। सुभाष का दिल जोर से धड़का। मिनी की आवाज में एक ऐसी सच्चाई की तपिश थी जो उसे डरा भी रही थी और अपनी ओर खींच भी रही थी।
वह न चाहते हुए भी एक सम्मोहित व्यक्ति की तरह उसके पीछे पीछे चल दिया, सीढ़ियों की ओर, उस अनजान मंजर की तरफ जो उसके होश उड़ाने वाला था। ऊपरी मंजिल का माहौल नीचे से बिल्कुल अलग था। यहाँ एक सुकून देने वाली शांति थी। मीनी एक बंद दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। उसने दरवाजे पर हाथ रखा, लेकिन उसे खोला नहीं। वो मुड़ी और उसने एक गहरी नज़र सुभाष पर डाली। सुभाष, अपने घमंड को, अपने गुस्से को कुछ पल के लिए बाहर ही छोड़ देना। सुभाष कुछ बोल नहीं पाया। अंदर जाने से पहले एक बात पूछूं? मीनी ने कहा। सुभाष ने सिर्फ सिर हिलाया। अपनी माँ से आखिरी बार कब बात की थी आपने? यह सवाल एक तीर की तरह सुभाष के सीने में लगा। उसे याद भी नहीं था, शायद 2 महीने पहले या 3। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजरें झुका ली। मिनी ने एक लंबी ठंडी सांस ली। शायद तुम्हें जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, इतना कहकर उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और अंदर का मंजर देखकर सुभाष की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल की धड़कनें जैसे थम सी गई और उसके पैरों तले की जमीन सचमुच ही खिसक गई। एक साफ सुथरे बिस्तर पर एक वृद्ध औरत लेटी हुई थी। जो औरत और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ शोभना जी थी। लेकिन यह वो माँ नहीं थी जिसे वो जानता था। ये तो बस हड्डियों का एक ढांचा थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां खिंच गई थी, आंखें अंदर की ओर धंस चुकी थी और गाल पिचक गए थे। उनके सिर के पास एक ग्लूकोज की बोतल टंगी हुई थी और पास की मेज पर दवाइयों की शीशियों का ढेर लगा था। सुभाष के मुंह से एक चीख निकलते निकलते रह गई। वह अपनी ही माँ को पहचान नहीं पा रहा था। माँ! उसकी आवाज एक दबी हुई, कांपती हुई फुसफुसाहट में निकली। अपने बेटे को सामने देखकर शोभना जी की बूझती हुई आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो चमक आंसुओं में बदल गई। वो बिस्तर पर सहारा लेकर बैठ गई। सुभाष बेटा, तू तू उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे मीलों दूर से आ रही हो। सुभाष हक्का बक्का खड़ा था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो जो शान दिखाने आया था, वो घमंड, वो अकड़, सब कुछ एक पल में पिघलकर आंखों के रास्ते बहने को तैयार था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से बिस्तर के पास पहुंचा। माँ, आप यहाँ कैसे? आपकी ये हालत, ये कैसे हो गया माँ? वो एक ही सांस में कई सवाल पूछ गया। आप तो भैया के पास थी ना, फिर इस हालत में यहाँ कैसे? शोभना जी कुछ कह नहीं पाई, बस उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मीनी, जो अब तक चुपचाप दरवाजे पर खड़ी थी, आगे बढ़ी। उसने शोभना जी के सिर को सहलाया और उनके आंसू पोंछे। फिर उसने सुभाष की तरफ देखा। जवाब चाहिए तुम्हें? तो पूछो माँ जी से। और सुनो उस बेटे की कहानी जो अपनी माँ को एक जिम्मेदारी समझकर बड़े भाई के दरवाजे पर छोड़ आया था और फिर कभी पलटकर यह भी नहीं पूछा कि वो जिंदा भी है या मर गई। मिनी के शब्द सुभाष को किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। वह वहीं बिस्तर के पास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अपनी माँ के सूखे झुर्रियों भरे हाथ को थामे हुए था। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ, बोलो ना, ये सब कैसे हुआ? उसकी आवाज सुनकर शोभना जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुभाष के सिर पर हाथ फेरते हुए कहना शुरू किया। जब तू चला गया तो मुझे लगा था, चलो एक नहीं तो दूसरा बेटा तो है। तेरा भाई शुरू में बहुत ध्यान रखता था, लेकिन धीरे धीरे मैं तेरी भाभी की आंखों में चुभने लगी। उसे मेरा वहां रहना बोझ लगने लगा। उसकी बातें कांटों की तरह मेरे दिल में चुभती थी। कभी कहती, माँ जी आप तो दिन भर बिस्तर पर ही पड़ी रहती हैं, तो कभी सुनाती, इनकी दवाइयों का खर्चा तो देखो, आधे घर का राशन आ जाए। मैं सब सुनती थी बेटा और चुपचाप सहती थी। सोचती थी अब यही मेरा घर है, कहाँ जाऊंगी। एक दिन तेरी भाभी ने साफ साफ कह दिया कि वो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। उस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ। मैंने उम्मीद से तेरे भैया की तरफ देखा। मुझे लगा वो अपनी माँ के लिए लड़ेगा, अपनी पत्नी को समझाएगा, पर वो तो चुप रहा बेटा। उसने अपनी पत्नी के आगे एक शब्द नहीं कहा। उस रात मैं समझ गई थी कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं है। अगली सुबह तेरा भाई मेरे पास आया और बोला, माँ चलो आज तुम्हें मंदिर घुमाकर लाता हूँ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। मैं कितनी खुश हुई थी बेटा। मैंने सोचा मेरे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अच्छे कपड़े पहनकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी शहर के बाहर एक बड़ी सी पुरानी इमारत के सामने रुकी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गेट के अंदर ले जाकर बोला, माँ अब से यही तुम्हारा घर है। मैं चीखती रही, उसे पुकारती रही, पर उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा बेटा, एक बार भी नहीं। वो वृद्धाश्रम था सुभाष, शोभना जी ने सिसकते हुए कहा। नाम का आश्रम, पर था नर्क से भी बदतर। सूखी रोटी, गंदे बिस्तर और हर तरफ मेरे जैसे ही बदनसीब माँ बाप जो अपनी औलाद के होते हुए भी लावारिस थे।
2 वक्त की रोटी भी ऐसे देते थे जैसे कोई भीख दे रहा हो। मैं वहां नहीं रह सकी थी। इतना कहकर वो हाँफने लगी। उनकी आवाज दर्द और कमजोरी के बोझ तले दब गई। फिर बोली, मैं एक रात चुपचाप वहां से भाग निकली। सड़कों पर भटकती रही, भूखी प्यासी, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं। फिर एक दिन एक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी जब मिनी ने मुझे देखा। मिनी ने बात को आगे बढ़ाया। मैं उस दिन मंदिर गई थी। मैंने देखा एक औरत फटे पुराने कपड़ों में भिखारियों के साथ बैठी थी। मैं पास से गुजरने वाली थी, लेकिन फिर मैंने उनका चेहरा देखा। माँ जी की ऐसी हालत देखकर मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई। जब चेहरा पहचान में आया तो मेरे होश उड़ गए। मैं उन्हें घर ले आई, लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। पिछले 2 महीनों से वो यही हैं मेरे साथ। सारी कहानी सुनकर सुभाष का दिमाग सुन्न हो गया। जिस माँ ने दोनों भाइयों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही माँ सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दी गई थी। सुभाष का सिर शर्म और ग्लानि के बोझ से झुका हुआ था। उसने कांपते हुए मिनी की तरफ देखा। तुमने तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मिनी, तुमने एक फोन क्यों नहीं किया? उसकी आवाज में एक शिकायत थी। मिनी ने एक गहरी थकी हुई सांस ली। याद करो, तुम्हें फोन किया था। एक नहीं, कई बार किया था। हर बार तुम्हारा फोन या तो व्यस्त था या तुमने उठाया ही नहीं, या फिर उठाकर मैं बिजी हूँ कहकर काट दिया। मिनी की बातें किसी हथौड़े की तरह सुभाष के सिर पर लग रही थी। उसे याद आया, हाँ, कुछ मिस्ड कॉल थी जिन्हें उसने नजरअंदाज कर दिया था। मिनी ने अपनी बात पूरी की। सुभाष, तुमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। तुम अपनी दुनिया में इतने मगन थे कि तुमने कभी पलटकर देखा ही नहीं। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हारी एक माँ भी है। सुभाष के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी ही नज़रों में एक मुजरिम बनकर खड़ा था। तभी शोभना जी ने कमजोर आवाज में कहा, गलती तेरी या तेरे भाई की नहीं है बेटा, गलती मेरी है, जिसने तुम जैसे पत्थर दिल बेटे को पैदा किए। एक माँ के मुंह से निकले ये शब्द किसी भी बेटे के लिए मौत से भी बदतर थे। शोभना जी ने आगे कहा, और देख, अपनी जिस पत्नी पर तूने शक किया, जिसे तूने घर से निकाल दिया, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। इसने दिन रात मेरी सेवा की है बेटा, अपने हाथों से खिलाया है, मेरे मैले और गंदे कपड़े भी धोए हैं। जो एक सगी बेटी भी न कर पाए, वो सब मेरी इस बहू ने किया है। तभी मिनी बोली, मैंने कोई एहसान नहीं किया है माँ जी, मेरे लिए आप मेरी माँ जैसी हैं। जब मैंने अपनी माँ को मुसीबत और दुख के समय अकेला नहीं छोड़ा तो आपको कैसे छोड़ देती? मेरी माँ तो मुझे छोड़कर चल बसी, लेकिन मैं आपको खोना नहीं चाहती थी। यह सुनकर सुभाष का दिल जैसे फट पड़ा। वो औरत जिसे उसने धोखेबाज कहा था, जिस पर उसने इतना घिनौना इल्जाम लगाया था, आज उसी ने उसकी माँ की जान बचाई थी। उसका घमंड, उसकी अकड़, उसका सारा वजूद आज मिनी के कदमों की धूल की तरह दिख रहा था। कमरे में फिर वही भारी बोझिल खामोशी छा गई। इस खामोशी को तोड़ा दरवाजे पर हुई एक हल्की सी दस्तक ने। अंदर आ जाऊं दीदी? एक जानी पहचानी आवाज थी। सुभाष ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर गोपाल खड़ा था, वही गोपाल जिसे देखकर 1 साल पहले सुभाष ने अपना घर तबाह कर लिया था। उसके हाथ में दवाइयों का एक पैकेट था। गोपाल ने सुभाष को देखा, एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर उसे नजरअंदाज करते हुए सीधा शोभना जी के पास आया। कैसी हैं माँ जी अब आप? उसने बहुत अपनेपन से पूछा। देखिए, मैं आपकी सारी दवाइयाँ ले आया। गोपाल ने दवाइयाँ मेज पर रखी और मिनी से कहा, दीदी किसी और चीज़ की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, अभी चलता हूँ। गोपाल के जाने के बाद मिनी भी जाने के लिए उठी। मैं नीचे का काम देख कर आती हूँ, तुम यहीं बैठो माँ जी के पास। सुभाष अब भी सदमे में था। उसने कुछ नहीं कहा। मिनी के जाने के बाद कमरे में सिर्फ वो और उसकी माँ रह गए थे। फिर शोभना जी बोली, तू जानता है मिनी कौन है? वो हीरा है बेटा, हीरा, कोहिनूर हीरा। और तू तू वो अभागा है जिसने हीरे को कांच का टुकड़ा समझकर सड़क पर फेंक दिया। पर माँ, उसने सुभाष कुछ कहना चाहता था। चुप कर, शोभना जी की आवाज़ थोड़ी ऊंची हुई। मैं सब जानती हूँ। वो अपनी माँ को अपने पास लाना चाहती थी ताकि उनकी सेवा कर सके, लेकिन तूने मना कर दिया। और गोपाल, जिसे तू अपना दुश्मन समझता है, वो उसका भाई है, एक मुंहबोला भाई। जिस लड़की का अपना कोई भाई नहीं था, उसने किसी को भाई मान लिया। तो क्या गुनाह कर दिया उसने? बता मुझे, क्या गलत किया उसने? हर एक शब्द एक चाबुक की तरह सुभाष की आत्मा पर पड़ रहा था। तू तो बड़ा कामयाब आदमी बन गया है ना, अच्छी नौकरी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस, लेकिन दिल दिल तो तेरा कौड़ी का भी नहीं है। सुभाष ने अपनी माँ के हाथ थाम लिए। ऐसा मत कहो माँ, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने साथ वापस ले चलूंगा बेंगलुरु। मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगा, मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा।
यह सुनकर शोभना जी ने एक फीकी मुस्कान दी। बेटा, जिस खुशी के लिए तू मुझे बेंगलुरु ले जाना चाहता है ना, वो खुशी तो मुझे यहाँ मेरी इस बेटी के पास मिल रही है। उन्होंने कहा, तू तो अपने काम में उलझा रहेगा, अपनी मीटिंग में या पार्टियों में व्यस्त रहेगा, और मैं वहाँ तेरे बड़े से घर में एक कोने में पड़ी रहूंगी तेरी राह देखती हुई। नहीं बेटा, अब मुझे और नहीं भटकना। मेरा आखिरी वक्त अब मेरी इस बेटी के पास ही गुजरेगा। फिर मिनी वापस कमरे में आई। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और सुभाष के पास आकर खड़ी हो गई। बात कर ली तुमने माँ जी से? सुभाष ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और आवाज में एक गहरी निराशा। वो मेरे साथ चलने को तैयार ही नहीं है मिनी। वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? मिनी ने शांत भाव से पूछा। जहाँ इंसान को सुकून मिलता है उसे वहीं तो रहना चाहिए। लेकिन वो मेरी माँ है। सुभाष की आवाज में एक बेबसी थी। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी देखभाल करूं। फर्ज? मिनी की आवाज में एक हल्का सा व्यंग्य था। ये फर्ज तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुमने उन्हें अपने बड़े भाई के भरोसे छोड़ दिया था, या तब जब महीनों तक तुमने एक बार भी फोन करके उनका हालचाल नहीं पूछा? फर्ज सिर्फ एक शब्द नहीं होता सुभाष, उसे निभाना पड़ता है। सुभाष के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। मिनी ने एक गहरी सांस ली। देखो सुभाष, मैं तुम्हारी माँ को तुमसे छीनना नहीं चाहती। वो आज भी तुम्हारी ही माँ है और हमेशा रहेंगी। मैंने उन्हें यहाँ इसलिए नहीं लाया था कि मैं तुम्हें नीचे दिखा सकूं। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि तुम अपनी आंखों से वो सच देख सको जिससे तुम मुंह फेरे हुए थे। मिनी की हर बात एक आईने की तरह थी जिसमें सुभाष को अपना बदसूरत चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो औरत जिसे उसने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका था, आज उसे जिंदगी और रिश्तों का सबसे बड़ा सबक सिखा रही थी। सुभाष जब घर से बाहर निकला तो रात घिर चुकी थी। उसने ड्राइवर को पास के ही एक होटल में चलने को कहा। होटल के आलीशान कमरे में पहुंचकर उसने खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार माँ का वो कमजोर बेबस चेहरा घूम रहा था। सुभाष सोच में पड़ गया। मिनी के पास सबसे आसान रास्ता था कि वह शोभना जी को देखकर अनदेखा कर देती या सुभाष के भाई को सूचित कर देती और वो माँ को वापस ले जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक अकेली औरत होकर अपनी पूर्व सास को घर लाकर एक बेटी का फर्ज निभाया। अब उसे महसूस होने लगा कि उसने मिनी पर जो भी इल्जाम लगाए थे सब के सब बेबुनियाद थे और उसकी खुद की गलत सोच का परिणाम थे। और गोपाल उसकी नज़रों में मिनी के लिए सिर्फ और सिर्फ सम्मान ही तो था। कितना नेक इंसान है वो। सोचते सोचते वो उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे शहर की रोशनियां जगमगा रही थी। लोग अपनी जिंदगियों में मगन थे, लेकिन सुभाष को लग रहा था जैसे वो दुनिया का सबसे अकेला और हारा हुआ इंसान है। उसने अपनी जिंदगी में क्या पाया? पैसा, शोहरत, एक बड़ा सा खाली घर, और क्या खोया? एक प्यार करने वाली नेक दिल पत्नी, एक ममतामयी माँ, और सबसे बढ़कर अपना आत्मसम्मान। रात भर वह जागता रहा, अपने अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। उसने अपनी गलतियों को, अपने अहंकार को, अपनी छोटी सोच को, हर चीज को अपनी आंखों के सामने तौला। और सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी तो सुभाष एक फैसला ले चुका था। एक ऐसा फैसला जो शायद उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला था। वह अब भागना नहीं चाहता था। वह अपनी गलतियों का सामना करना चाहता था और उन्हें सुधारने की एक आखिरी कोशिश करना चाहता था, भले ही उसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। अगली सुबह सुभाष होटल से सीधा मिनी के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह एक गहरी उदासी और आंखों में सच्चा पश्चाताप था। वह हिम्मत करके अंदर आया। सामने मिनी खड़ी थी। वो मैं माँ से मिलने आया हूँ, सुभाष बोला। तो मिनी ने जवाब में कहा, वो तो सो रही हैं, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूँगा, सुभाष ने कहा और वहीं किचन के कोने में रखी एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। घंटों बीत गए, सुभाष वहीं बैठा रहा चुपचाप। वह मिनी को काम करते हुए देख रहा था। वह अपनी टीम को निर्देश दे रही थी और हर काम को पूरी लगन से कर रही थी। आज उसे वो मिनी दिख रही थी जिसे उसने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की थी। एक मजबूत, आत्मनिर्भर और दयालु औरत। दोपहर में जब शोभना जी की नींद खुली तो सुभाष उनके पास गया और बिना कुछ कहे उनके पैरों को धीरे धीरे दबाने लगा। शोभना जी भी अपने बेटे की आंखों में पश्चाताप की सच्ची आग देख पा रही थी। उस दिन सुभाष शाम तक अपनी माँ की सेवा करता रहा। उसने उन्हें अपने हाथों से सूप पिलाया, उनकी दवाइयों का ध्यान रखा। यह सिलसिला अगले 2 दिनों तक चलता रहा। सुभाष रोज सुबह आता और शाम तक अपनी माँ की सेवा में लगा रहता। वो न ज्यादा बोलता, न किसी काम में दखल देता।
वो मिनी के घर में एक अजनबी की तरह रहता। मिनी भी चुपचाप यह सब देखती रहती। उन दोनों के बीच एक लंबी गहरी खामोशी थी। एक दिन जब सुभाष माँ के कमरे में था तो मिनी उसके लिए चाय लेकर आई। सुभाष ने झिझकते हुए कप ले लिया। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। मिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वहीं खड़ी रही। फिर उसने पूछा, बेंगलुरु वापस नहीं जाना? तुम्हें काम होगा? सुभाष ने सिर झुका लिया। मैंने अपने ऑफिस में 1 महीने की छुट्टी ले ली है। जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा। यह सुनकर मिनी की आंखों में एक पल के लिए हैरानी का भाव आया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मिनी ने कहा। मैं माँ जी का ध्यान रख रही हूँ, मैं जानता हूँ, सुभाष ने कहा। लेकिन जो काम एक बेटे को करना चाहिए वो मैं अब तक नहीं कर पाया। अब मुझे वो करने दो मिनी, प्लीज मुझे मेरी गलतियों को सुधारने का एक मौका दो। अब मिनी कुछ बोल नहीं पाई। उन दोनों के बीच की बर्फीली खामोशी आज पहली बार टूटी थी। सुभाष ने आज सिर्फ अपनी माँ की सेवा ही नहीं की, बल्कि वो मिनी के घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटा रहा था। कोई भारी सामान उठाना पड़ा तो वो मदद के लिए आगे आ गया। अगर बाजार से कोई सामान लाने की जरूरत पड़ी तो वो ले आया। दोपहर को मिनी ने देखा कि उसके किचन का सिंक जाम हो गया है। प्लम्बर को आने में देर थी और काम रुक गया था। सुभाष ने यह देखा तो वह खुद ही औजार लेकर उसे ठीक करने में लग गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब सिंक ठीक हो गया तो सुभाष के कपड़े और हाथ पूरी तरह से गंदे हो चुके थे। मिनी उसे देखती रह गई। यह वही सुभाष था जो कभी अपने कपड़े भी अलमारी से खुद नहीं निकालता था, जिसे अपने कपड़ों पर एक छोटा सा दाग भी बर्दाश्त नहीं होता था। आज वही आदमी बिना किसी झिझक के गंदे पानी में हाथ डालकर सिंक ठीक कर रहा था। आज जब सुभाष ने हाथ धोकर मिनी की तरफ देखा तो मिनी की आंखों में आंसू थे। ये सब करने की जरूरत नहीं है सुभाष, उसने धीमी आवाज में कहा। जरूरत है मिनी, सुभाष ने कहा। बहुत जरूरत है। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं उन दुखों को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रायश्चित तो कर सकता हूँ ना। मिनी को पहली बार लगा कि सुभाष सच में बदल रहा है। उसका घमंड, उसकी अकड़, सब कुछ पिघलकर अब एक सच्चे इंसान के रूप में ढल रहा है। एक ऐसा इंसान जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुका था और उन्हें सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अगली सुबह जब सूरज की किरणें घर में एक नई उम्मीद लेकर दाखिल हुई, सुभाष माँ के कमरे में जाने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उसी वक्त गोपाल किसी काम से घर आया था। वो किचन में मिनी से कुछ बातें कर रहा था। तभी सुभाष ने उसे देखा। एक पल के लिए सुभाष के कदम ठिठके। उसका अतीत फिर से आंखों के सामने घूम गया। उसने हिम्मत जुटाई और गोपाल को आवाज दी। गोपाल, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? गोपाल और मिनी दोनों चौंक गए। गोपाल झिझकता हुआ ड्राइंग रूम में आया। सुभाष उनके सामने खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। मैं जानता हूँ कि माफ़ी मांगने से मेरे किए हुए गुनाह कम नहीं हो जाएंगे, लेकिन आज मैं तुम दोनों के सामने अपने उस हर शब्द के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हारे रिश्ते पर कीचड़ उछालने के लिए कहे थे। उसने गोपाल की आंखों में देखकर कहा, गोपाल, मैंने अपनी असुरक्षा और अपने घमंड में अंधा होकर तुम पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। तुम एक भाई की तरह हमेशा मिनी और मेरी माँ के साथ खड़े रहे और मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर हो सके तो अपने इस गुनहगार भाई को माफ़ कर देना। फिर वो मिनी की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और मिनी, मैं तहे दिल से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं तभी मिनी उसकी बात काटते हुए बोली, कुछ गलतियाँ माफ़ी के काबिल नहीं होती। मैं आज भी वो दिन नहीं भूली हूँ जब तुमने भरी अदालत में कहा था कि तुम मेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते क्योंकि मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ। अब सुभाष फफक कर रो पड़ा। मैं जानता हूँ तुम्हारे आत्मसम्मान को मैंने जो ठेस पहुँचाई, शायद उसकी भरपाई मैं पूरी जिंदगी भी नहीं कर पाऊंगा। और आज वाकई मुझे अपनी गलती का एहसास है। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। गोपाल अवाक खड़ा था और मिनी की आंखें भी नम हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस सुभाष का अहंकार पहाड़ जैसा था वो आज इस तरह टूट कर माफ़ी मांगेगा। गोपाल ने आगे बढ़कर सुभाष के कंधे पर हाथ रखा। जीजा जी, जो बीत गया सो बीत गया। आप अपनी गलती मान रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में आपके लिए कोई मैल नहीं है। गोपाल के शब्द सांत्वना जैसे थे, लेकिन असली फैसला तो अभी बाकी था। असली मुजरिम तो वो मिनी का था जिसकी जिंदगी उसने तबाह कर दी थी। गोपाल के जाने के बाद सुभाष वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने मिनी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, मिनी, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसकी आवाज़ सिसकियों में डूब रही थी। मैं तुमसे अपनी जिंदगी में वापस आने का हक भी नहीं मांग सकता। मैं तो बस इस रिश्ते की, अपने प्यार की भीख मांग रहा हूँ। मुझे एक मौका दे दो मिनी, मुझे खुद को साबित करने का एक आखिरी मौका दे दो।
उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा जीवन साथी बनकर रहना चाहता हूँ। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पहचान, सब कुछ वैसा ही रहेगा। मैं बस तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मीनी पत्थर की मूर्ति बनी उसे देखती रही। उसकी आंखों के सामने आज वही सुभाष था जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी। एक ऐसा सुभाष जो अपनी गलती पर टूट कर रो रहा था, जो अपने प्यार को वापस पाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसने सुभाष का हाथ पकड़कर उसे उठाया। सुभाष, जो जख्म तुमने दिए हैं वो बहुत गहरे हैं, उन्हें भरने में वक्त लगेगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। उस रात न सुभाष सो पाया न मीनी। दोनों अपने अपने मन के तूफानों से लड़ते रहे। आधी रात को सुभाष के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर मीनी का नाम देखकर उसका दिल जोर से धड़का। हेलो, उसने कांपती आवाज में कहा। दूसरी तरफ से मीनी की शांत लेकिन दृढ़ आवाज आई, सुभाष, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है हर रिश्ते को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए और हर इंसान को भी। सुभाष की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन एक शर्त है, मीनी ने कहा। हर शर्त मंजूर है मीनी, सुभाष ने तुरंत कहा। ये रिश्ता अब बराबरी का होगा सुभाष। हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। तुम मेरी उड़ान को नहीं रोकोगे, मंजूर है? सुभाष ने रोते हुए कहा, हमेशा के लिए मंजूर है मीनी। मैं आज ही अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवाने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। फोन कट गया, लेकिन दो दिलों के बीच का टूटा हुआ तार आज फिर से जुड़ गया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मीनी बाहर आई तो देखा दरवाजे पर सुभाष खड़ा था। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसकी आंखें आज भरी हुई थी। उनमें सच्चा प्यार था, गहरा पश्चाताप था और पूर्ण समर्पण था। अंदर आते ही वह मीनी के सामने घुटनों पर बैठ गया और बस इतना ही कह पाया, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है मीनी। मैं तुम्हें फिर से कभी खोना नहीं चाहता। भरी आंखें लिए मीनी ने उसे उठाया और दोनों आलिंगनबद्ध हो गए। भावनाओं के सारे बंधन एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। तो दोस्तों, कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं, बल्कि एक नए और ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में फिर से शुरू होने के लिए बनती है। और सच्चा प्यार वो तो राख से भी उठकर जिंदगी को दोबारा गुलजार करने का हुनर जानता है। इस कहानी में मीनी और सुभाष ने जो किया, सही किया या गलत, और इस कहानी का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।